अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियोलॉजी इन 10 मिनट्स वीडियो लेक्चर। सो गाइस, आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली गाइटन के चैप्टर नंबर 1 के जो फर्दर ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम लोग आज क्लियर करेंगे। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 1 का है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड द इंटरनल एनवायरनमेंट। मीन्स कि एक जर्नल इन्फॉर्मेशन दी गई है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के बारे में और उसे इंटरनल एनवायरनमेंट क्यों कहते हैं और उसके अलावा हमारी बॉडी में कौन सा फ्लूइड पाया जाता है। सो ये आज के मेन टॉपिक्स हैं जो हम लोग एक जिनका जर्नल रिव्यू देंगे जितना गाइटन के फर्स्ट चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है। सो गाइज, यहाँ पे ये कहा गया है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसकी 70 kg मैन या में जो है वो 60% वाटर होता है, वाटर सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब उस सोल्यूशन के अंदर डिफरेंट आयंस भी होते हैं, डिफरेंट सॉलिड्स की डिफरेंट कंसंट्रेशन होती है। तो वो जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, आप सिर्फ याद रखिएगा कि उसके अंदर 60% हमारे पास वाटर है, जिसमें से 20% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और 40% इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। अब अगर हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात करें तो वो फ्लूइड होता क्या है और उसे यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट क्यों कहा गया है। सो गाइस, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जो कि सेल के बाहर जो फ्लूइड पाया जाता है उसे हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, और सेल के अंदर जो पाया जाता है इनसाइड द सेल जो फ्लूइड होता है उसे हम लोग इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। सो ये बेसिक जर्नल इन्फॉर्मेशन हैं जो गाइटन के चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ जर्नल रिव्यू दिया गया है। इसके अलावा इस फ्लूइड्स पे जो है वो पूरा गाइटन का चैप्टर है बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड, उसकी भी वीडियोस अपलोड हैं, आप वो जाके पूरे डिस्कशन में जब हम लोग किडनी वगैरह आप लोग पढ़ते हैं, रीनल सिस्टम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर उसकी जो है वो पढ़ाया जाता है उस कैटेगरी में। बट यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड क्या होता है। द फ्लूइड आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और द फ्लूइड इनसाइड द सेल इज कॉल्ड द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर 60% हमारे पास वाटर है, जिसमें से 20% ने बता दिया कि ECF है, 40% ICF है। ठीक है, अब ये एक सिंपल जर्नल इन्होंने कंसिडरेशन। अब एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जरूरी क्यों है? होता ये 1/3 है, 1/3 ऑफ द जो भी हमारे पास 60% फ्लूइड है उसका 1/3 हमारे पास होता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है वो कांस्टेंट मोशन में रहता है, कांस्टेंट जो है वो मोशन में रहता है, इसलिए फिर उसके बाद कांस्टेंट मोशन में रहता है, तो इसी वजह से इसकी ब्लड के साथ जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके साथ इसका मिक्सचर ये मिक्स हो जाता है ECF, और फिर सेल के डिफरेंट मतलब जो हमारी बॉडी में जो डिफरेंट टिश्यूज़ हैं उनको जहाँ जहाँ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड या न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है इस फ्लूइड के ज़रिए उन टिश्यूज़ तक वो हमारे पास जो न्यूट्रिशंस हैं वो सारे जो है रिक्वायरमेंट्स उनकी फुलफिल कर लेता है। तो इसलिए एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे इंटरनल एनवायरनमेंट के तौर पर कहा गया है क्योंकि ये सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट, बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट कर रहा है। वहाँ पे जितनी भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो सारी ECF के फ्लूइड की वजह से जो है फुलफिल हो रही है। अब ECF और ICF जो है ये इट्सेल्फ फ्लूइड्स हैं, इनके अंदर आयंस की कंसंट्रेशन क्या होती है, सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन क्या होती है। सो फिलहाल चैप्टर नंबर 1 के लेवल तक आप लोगों को ये याद रखने की ज़रूरत है कि ICF के अंदर जो है हमारे पास मैग्नीशियम फॉस्फेट की आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक है, इसी तरीके से ECF जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, बाइकार्बोनेट्स आयन इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। मतलब ECF में सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ICF। मतलब अगर मेजर आयन कहें हम लोग ECF के कौन से हैं, सोडियम है, क्लोराइड है और बाइकार्बोनेट है। ठीक है, और मेजर आयन इंट्रासेलुलर के कहें तो हमारे पास मैग्नीशियम और फॉस्फेट इसके मेजर आयन। इसके अलावा भी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी ECF फ्लूइड्स में पाई जाती हैं, लेकिन वो एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। लाइक लंग्स के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स किडनी के जरिए एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। अच्छा, ECF और ICF के दरमियान याद रखिएगा सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन से जो है वो आयंस जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है इनकी जो परमेबिलिटी उनको रेगुलेट करती है, आयंस की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में हेल्प करती है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन से कुछ आयन जो होते हैं वो पास हो सकते हैं, कुछ आयन नहीं हो सकते। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स होते हैं जिनके जरिए आयन जो होते हैं मूव कर रहे होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन एक मेन रोल प्ले करती है एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर के दरमियान में जो डिफरेंस है आयनिक कंसंट्रेशन का उनको मेंटेन करने के लिए। अच्छा गाइस, याद रखिएगा सेल की ग्रोइंग के लिए, उसकी परफॉर्मेंस के लिए, उसके स्पेशल फंक्शनिंग के लिए आयंस की कंसंट्रेशन का बॉडी में रेगुलेट होना बहुत ही ज़रूरी है। सो ECF और ICF के कॉन्सेप्ट को आगे जो बॉडी फ्लूइड्स में उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दी गई है कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड फर्दर क्यों ज़रूरी है, कितने कंपार्टमेंट से डिवाइड है। लेकिन चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड आपको सिर्फ ECF और ICF के बारे में इतनी ही इन्फॉर्मेशन जो है उसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए।
ठीक है, कि ECF क्या होता है, ICF क्या होता है, ECF में कितनी कंसिडरेशन होती है, कौन से आयन जो होते हैं मेन होते हैं, और ICF में कौन से आयन मेन होते हैं। आई होप कि जो जर्नल रिव्यू है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का और इंट्रासेलुलर फ्लूइड का वो आप लोगों को पता चल गया होगा। तो चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड फिलहाल बॉडी फ्लूइड्स की इतनी सी डिस्कशन है जो आपको जर्नल पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को और ज़्यादा वास्ट अमाउंट में इसके बारे में फ्लूइड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप बॉडी फ्लूइड्स के जो भी लेक्चर्स अपलोड हुए हैं वो भी दे सकते हैं। सो गाइस